गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनुष्का डिजिटल एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। संडे की मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेडी हो जाइए, जैसा हर हफ्ते आप होते हैं। चाय, कॉफ़ी, पेन, किताब लेकर रेडी हो जाइए। आज के करंट अफेयर्स की क्लास बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। हाल ही में मालदीव्स के अंदर इलेक्शंस हुए थे और मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट वहाँ पर आए हैं, जिनका नाम था मोहम्मद मुइज़्ज़ू। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जब अपनी मालदीव्स की चुनावी यात्रा या चुनावी रैली की, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वैसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट ने, मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने, इस चुनावी यात्रा के अंदर दो बहुत बड़े एग्रीमेंट या दो बहुत बड़े चुनावी वादे किए थे मालदीव्स के लोगों को कि आप मुझे इलेक्ट करो तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दूंगा। उसमें से दो बहुत बड़े वादे जो थे, उसमें से पहला वादा था कि इंडिया को उनके मालदीव्स के अंदर जो इंडियन आर्मी एक आइलैंड पर स्टेशनड है, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। इसके बारे में बात की जाएगी कि इंडियन आर्मी का मालदीव्स में कोई काम नहीं है, तो मालदीव्स से इंडियन आर्मी को हटाया जाए। इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इंडियन गवर्नमेंट को ये चिट्ठी लिख दी है ऑफिशियली कि आप इंडियन आर्मी को मालदीव से हटाइए। तो अब डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बात चल रही है। और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि इंडिया और मालदीव्स के बीच एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट का नाम है हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट। राइट, क्या है इस एग्रीमेंट में, इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो इंडिया जो हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट कर रहा है 2019 से, उस एग्रीमेंट को रोका जाएगा, उस एग्रीमेंट को इंडिया को करने के लिए मना किया जाएगा। तो क्या है ये हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट, व्हाई दिस इज इन द न्यूज, इसको पढ़ते हैं। द करंट मालदीव्स गवर्नमेंट इज स्टीयरिंग अवे फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ये बहुत बड़ा संकेत है कि भाई इंडिया फर्स्ट की नीति से, कि भारत हमारे लिए पहले है, उस नीति से हटते हुए, भारत प्रथम नीति से हटते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि जो हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया है कि हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट जो है कि मालदीव्स की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। इस वजह से इस एग्रीमेंट से मालदीव्स पीछे हट रहा है, ये उनका ऑफिशियल बयान है। तो हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट को अब इंडिया नहीं कर सकता। क्या है हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट, इसको समझिए। हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2019 ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द मालदीव्स। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मालदीव्स गए थे और तब के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना चाहते हैं। क्या है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, स्लाइड से समझिए। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया वाज अलाउड टू कंडक्ट comprehensive study of the island nations territorial waters first, which includes reefs, lagoons, coastlines and oceanic currents and the tide levels। ये 6 चीजें हाइड्रोग्राफी के अंदर जो किया गया था। तो उसमें जो टेरिटोरियल वाटर्स है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, मैंने प्रीवियस क्लास में कई बार ये चीज़ बताई है कि किसी भी देश का टेरिटोरियल वाटर्स जो होता है वो उस देश की एक्सक्लूसिव वाटर्स होते हैं। वहाँ पे कोई भी कंट्री बिना उस कंट्री के परमिशन के नहीं आ जा सकती। तो टेरिटोरियल वाटर के अंदर सपोज आप ये फर्ज कीजिए कि सपोज आज इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है और उसके अंदर अमेरिका ये कहे, जो हमारे एलाइड नेशंस है, अमेरिका ये कहे कि हम आपके कोस्टलाइन को समझना चाहते हैं, हम आपके लगून्स को समझना चाहते हैं, हम आपके टाइड्स को समझना चाहते हैं, या जापान ये कहे, या रशिया ये कहे, या हमारा देश फ्रांस ये कहे, ब्रिटेन ये कहे, तो क्या हम अलाउ करेंगे? बिल्कुल भी हम भी इसको अलाउ नहीं करेंगे। और इसी वजह से इस एग्रीमेंट के अंदर ये जो चीज़ें स्टडी करने के लिए कही गई है, तो ये नेचुरल सी बात है कि मालदीव्स एक सोवरेन देश है और सोवरेन देश को अपने इस निर्णय को लेने का अधिकार है कि भाई आप हमारे टेरिटोरियल वाटर में आकर आप रीफ, लगून, कोस्टलाइन, ओशन करंट्स, टाइड लेवल्स आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं। इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें ये रहता है कि भाई मालदीव्स जो है ये एक बड़ा ही यू कैन से कि क्लाइमेट वनरेबल आइलैंड है। जब भी कोई भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब पानी का लेवल बढ़ेगा, सी राइज लेवल
होगा, सी राइज होगा, ओशनिक करंट्स होगा, टाइड्स आएंगे, तब मालदीव्स के अटोल्स पर, मालदीव्स के आइलैंड्स पर बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इंडिया इसको प्रीवियसली स्टडी करके रख रहा है ताकि इंडिया कोई भी फ्यूचर में ऐसी कोई आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो इंडिया में हेल्प यू। अब ये कहने के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये एक देश की इच्छा है कि मालदीव्स एक सॉवरिन देश है, और सॉवरिन देश अगर अपने टेरिटोरियल वाटर्स में कोई चीज़ करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है तो वो उसके ऊपर है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, इट इज़ नॉट द इंटरनेशनल वाटर्स, इट इज़ द टेरिटोरियल वाटर्स। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे भी, क्योंकि यूपीएससी ने 2017-18 में या 19 में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई ये एग्रीमेंट जो है ये किस देश के साथ इंडिया ने किया है, या ये एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ था, तो हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट जो है ये मालदीव्स के साथ हुआ था। और ये किसके लिए था? ताकि मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर्स को और अच्छे से समझा जा सके, राइट। अगर मालदीव्स के मैप की बात करें तो ये जो जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, इट वाज डन बाय इंडियन नेवी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस व्हिच वाज कैरीड आउट बाय एन इंडियन नेवल शिप नोन एज आईएनएस इन्वेस्टिगेटर। हमारे इंडियन नेवल शिप जो है, हमारी नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटर, उसने किया था। और 2023 का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, 19 ऑफ जनवरी टू 26 फरवरी, करीबन करीबन एक महीना ये लगा था जिसमें ये सारा सर्वे हो चुका था। सो 2024 के लिए भी हमने प्रपोजल भेजा होगा कि सर हम लोग कर लें, तब मालदीव्स ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। देखते हैं मैप से दो तीन क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी का अराइज होता है कि क्या मालदीव्स इंडिया या इंडिया के इंटरेस्ट से अलग जा रहा है, या कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे बार्जिन कर रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई किसने किया? आईएनएस इन्वेस्टिगेटर ने किया। कहाँ किया? मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर पे किया, राइट। हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट किसके बीच है? इंडिया और मालदीव्स के बीच है। ये ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जो हमारे प्री बेस्ड बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मालदीव्स के मैप के बारे में बात करते हैं, तो मैप के बारे में अगर हम बात करें तो मालदीव्स के मैप को अगर आप देख पाएंगे तो दिस इज अ मालदीव्स। ये पूरा जो है ये पूरा मालदीव्स है जो इंडिया से बहुत पास में है, लक्षद्वीप इंडिया के बिल्कुल पास में ये मैप हमारे पास रखता है, राइट। अब मालदीव्स को पढ़ने के लिए 2-3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। पहला तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द मालदीव्स, एंड दैट विल बी हुवाधू अटोल, राइट। तो हुवाधू अटोल ये है, उससे हुवाधू अटोल या लास्ट चैनल कौन सा है जो इनको करता है? इक्वेटोरियल चैनल, जो इसको सेपरेट करता है, राइट। और 2-3 चैनल कौन से हैं? माले एंड नॉर्थ मालदीव्स को जो चैनल सेपरेट करता है वो है कार्डिया चैनल। नॉर्थ मालदीव्स और साउथ मालदीव्स को सेपरेट करता है वायमांडू चैनल। तो वायमांडू चैनल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। माले इज द कैपिटल, यू नो दिस। सो नॉर्थ एंड साउथ मालदीव्स को सेपरेट करने वाला अगर कोई चैनल है तो वो है वायमांडू चैनल, एंड जो नॉर्थ और कैपिटल को सेपरेट करता है वो है कर्दिया चैनल। इसके नीचे लास्ट आइलैंड ऑफ द मालदीव्स है उसको सेपरेट करता है इक्वेटोरियल चैनल, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इट शेयर्स इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद इंडिया विद रेस्पेक्ट टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे लक्षद्वीप के साथ वो हमारा शेयर करता है। तो कभी अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सिएरा लियोन। जो सिएरा लियोन के अंदर एक मिलिट्री कूप हुआ था। तो सिएरा लियोन में मिलिट्री कूप हुआ था। हालांकि एक मिलिट्री कूप क्या है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किसी देश की आर्मी उस देश के अंदर वहां के पॉलिटिशियन से गुस्सा करके या नाराज होकर उस देश की व्यवस्था, उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम अपने हाथ में ले लेती। दिस इज नोन एज कूप, राइट। और जब ये काम अगर कोई मिलिट्री करती है तो इसको बोलते हैं मिलिट्री कूप। तो सिएरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन देश है जिसके अंदर एक मिलिट्री कूप की साजिश रची गई थी, किया गया था। हालांकि इट वॉज, ये बात मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन करनी होगी, इट वॉज एन अनसक्सेसफुल मिलिट्री कूप जो यहाँ पर हुई थी। जो यहाँ की मिलिट्री थी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई थी। क्या है सिएरा लियोन, क्या है ये न्यूज में? इट वॉज एन अनसक्सेसफुल कूप अटेम्प्ट इन सिएरा लियोन। द वेस्ट अफ्रीकन नेशन फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। हाल ही में वेस्ट अफ्रीकन देश है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह है सिएरा लियोन। अफ्रीका के बिल्कुल वेस्ट में एक कंट्री है
जो यहाँ पे अपना करती है, राइट। इसकी सिएरा लियोन जो है, इसकी 2-3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मैप में यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई यहाँ पे तख्ता पलट की कोशिश हुई नहीं हुई। इंपॉर्टेंट है कि कंट्री कहाँ है, क्योंकि यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 4-5 कंट्री का नाम दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि इन सभी कंट्रीज में कॉमन क्या है। तो उस समय भी उसका आंसर था कि इन सभी कंट्रीज में मिलिट्री कूप हुए थे, राइट। तो सिएरा लियोन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यूपीएससी इज एन अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, मे बी दे कैन आस्क के माउंट लोमा मानसा कहाँ है, राइट, इट्स इन सिएरा लियोन। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ये कई बार पहले भी पूछा है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस ऑफ यूपीएससी। तो माउंट लोमा मानसा कहाँ है, सिएरा लियोन में है, इट इज इन अफ्रीका, राइट। कौन कौन सी रिवर्स हैं, कोलेंटे, रोकेल, जोंग, सेवा एंड मानो, ये है। किस किस से बॉर्डर शेयर करती हैं, गिनिया एंड लाइबेरिया से अपनी बॉर्डर शेयर करती है, राइट। व्हाट इज दिस सिएरा लियोन कंट्री? सिएरा लियोन इज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ECOWAS। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि मैंने ये ECOWAS के बारे में यहाँ पे क्यों लिखा। तो व्हाट इज ECOWAS? इट्स फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। हिंदी में बात करें तो पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय का एक सदस्य देश है। कितने सदस्य हैं? इसके अंदर कुल 15 सदस्य हैं। कैसे बना था इसके बारे में समझते हैं। दिस ECOWAS वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 बाय द ट्रीटी कॉल्ड एज लागोस ट्रीटी। ये आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए। ECOWAS जो है इट वाज क्रिएटेड विद द लागोस ट्रीटी, राइट। इसको फ्रांस में CDO भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपसे, चूंकि आप ECOWAS इज अ वेरी कॉमन टर्म्स के भाई पता लग जाता है कि ECOWAS का अगर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है फॉर द वेस्ट अफ्रीकन नेशंस स्टेट्स, तो वेस्ट अफ्रीकन से आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ यार ये अफ्रीका का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। बट इफ दे आस्क यू CEDEAO, तो आप लोग कभी नहीं पता लगा सकते कि ये अफ्रीका का कोई देश होगा या नहीं होगा। इट इज एन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नहीं पता लगाया जा सकता। तो इस वजह से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों नाम हमें याद होने चाहिए। CDAO भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन अबूजा, नाइजीरिया, राइट। अबूजा नाइजीरिया में है। कौन कौन से मेंबर्स हैं? टोटल इसके अंदर 15 मेंबर्स है, जैसा मैं बता रहा था, मेंबर्स ऑफ ECOWAS, जिसमें बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्दे, कोटे डी आइवर, द गैम्बिया, घाना, गिनिया बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल एंड टोगो इसकी कंट्रीज हैं। मैं आपको मैप में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। दिस इज द मैप। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसको एनालाइज कीजिए कि वेस्ट अफ्रीका में ये जो कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज हैं जो ECOWAS की मेंबर हैं। टोटल 15 कंट्रीज हैं जो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से मैप स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ ताकि आप लोग मैप को आराम से पढ़ सकें। समझ लीजिए इस मैप को कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इन सब को अलाउ करती हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं आज वो है सिएरा लियोन। ये है सिएरा लियोन जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है लाइबेरिया एंड गिनिया। और इधर जो ओशन है वो ओशन कौन सा है ये सब आपको पता है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, ये यहाँ पे जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। यहाँ पे ये बॉर्डर खोलता है। तो अराउंड 15 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज पे। 2023 इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इस हाल ही में 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन में पीस प्राइज किसको मिला है? यह है इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो मिलता है। दिस इज एन अवार्ड और 25 लाख का कैश प्राइज भी अवार्डीज को मिलता है। किसको मिला है इसको समझते हैं। ये प्राइज 2 जनों को मिला है। ये प्राइज मिला है फॉर दी डैनियल बैरनबॉइम एंड अली अबू अवाद। इन 2 जनों को कलेक्टिवली ये प्राइज मिला है। पहला नाम है डैनियल बैरनबॉइम एंड अली अबू अवाद। दोनों को क्या है, क्यों मिला है? बैरनबॉइम जो है वो अर्जेंटीना के पियानिस्ट है, पियानो बजाते हैं, राइट। और क्लासिकल पियानो बजाते हैं, पुराने सांस्कृतिक शास्त्रीय पियानो बजाने के पारंपरागत
व्यक्ति हैं, इसलिए इनको ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। और दूसरा अवार्ड जो है, इनको पीस प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने हाल ही में क्या किया है, ही इज एन पीस एक्टिविस्ट, जो अरब इजरायली वॉर के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, खास करके अरब इजरायली के अंदर एक पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं कि कब तक हम मुस्लिम वर्सेस ज्यूज के बीच लड़ाई करते रहेंगे। देयर हैज टू बी सम पीसफुल ग्राउंड इन द मिडिल ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिना। इस वजह से ये चीज इसमें बोली गई है। तो मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर इन चीजों को मिला गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023। हाल ही में भारत सरकार ने 2023 का लीड्स LEADS लीड्स रैंकिंग निकाली है। क्या है ये रैंकिंग? लीड्स रैंकिंग, इसको समझिए। लीड्स रैंकिंग का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023। उसका फुल फॉर्म है लीड्स। आई एम सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोगों को। क्या है ये न्यूज़, इसको समझते हैं कि लीड्स 2023 न्यूज़ क्या है, राइट। तो हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स ईज एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2023 का 5th एडिशन निकाला है। कौन से मिनिस्ट्री निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मौसी जिसको आप बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये इस रैंकिंग को निकालती है, जो क्या करता है, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द स्टेक होल्डर्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर, राइट। इस रैंकिंग को निकालने के पीछे की वजह ये थी, इसको पहली बार 2018 में निकाला गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों निकाला गया था? क्योंकि 2007 में विश्व का एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, राइट। तो वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स निकालती है, उस इंडेक्स का नाम है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, LPI, राइट। सो LPI के बिल्कुल बराबर एक हमने और चीज निकाली जिसका नाम था लीड्स 2018 में। अब ये हमने क्यों निकाली? बिकॉज LPI जो है ये कंट्री को ओवरऑल मॉनिटर करता है, बट हमारा ये मानना है और करंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि अगर पूरी कंट्री को डेवलप करना है तो अगर स्टेट्स अपने लेवल पर उनके बीच कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्पर्धा संघवाद होगा या प्रतिस्पर्धी संघवाद होगा। इस वर्ड को आप लोग नोट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। मौजूदा भारत सरकार जो है वो इस वर्ड पर सबसे ज्यादा बल दे रही है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राइट। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसका अर्थ यह है कि सेंटर भी योजना लेके आएगा, सेंटर भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, लेकिन स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपीट करें, और न सिर्फ स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपीट करें, स्टेट सेंटर के साथ भी कंपीट करें कि बेहतर कौन है। सो इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द डेमोक्रेसी। अब ये तब होगा जब कोई रैंकिंग होगी। भाई आज जैसे मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कौन टॉप परफॉर्मर्स हैं, कौन मिडिल में है, कौन बिलो एवरेज परफॉर्मर है जिसको आगे आना है। तो हर स्टेट को क्या लगता है, अगर रैंकिंग में इस नंबर पर आए हैं, उस नंबर पर आए हैं, तो उनको क्या लगता है, यार थोड़ा इंप्रूव करें, यार थोड़ा ये चीज हम भी सही करें, राइट। इसी वजह से इस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना को जागृत करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, उनको अपने इंडिया के लेवल पर भी कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप लोगों को कई बार दिखता होगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, राइट। उसी सेम तर्ज पर SDG इंडेक्स के तर्ज पर ही भारत सरकार ने अपना SDG इंडिया इंडेक्स भी निकाला है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। अब उसमें वो क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हर स्टेट कैसे काम कर रहा है तो रैंकिंग होगी। अब ओवरऑल सारे स्टेट्स इंप्रूव करेंगे तो ओवरऑल इंडिया का स्कोर बड़ा इंप्रूव होगा। ये सेम इंडेक्स जैसे वर्ल्ड बैंक एक और इंडेक्स निकालता था जो अब बंद हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, EODB इंडेक्स, राइट। बिकॉज ऑफ चाइना एंड सम पॉलिटिकल रीजंस ये इंडेक्स बंद हो गया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता था, लेकिन इंडिया ने सेम इंडेक्स इंडिया में भी निकाला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इंडेक्स, जिसमें अब आप लगिए। सेम चीज कि भाई गवर्नेंस इंडेक्स निकलता है इंटरनेशनल लेवल पर,
वैसे ही इंडिया के अंदर भी एक इंडेक्स निकलता है जिसका नाम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ताकि हर स्टेट के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि मैं तेरे से बेहतर, तू मेरे से बेहतर, और इन स्टेट्स के बीच एक होड़ लगे कि हमें बेहतर बनना है, इन सेक्टर्स पे परफॉर्म करना है। अगर आपके पास टास्क होते हैं, चेकलिस्ट होती है, तो उस पर काम करना बहुत ईजी होता है, राइट। तो दैट्स वाई मॉसी जो है ये इंडेक्स निकाल रही है 2018 से, राइट। अब ये इंडेक्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं इसको समझिए कि अब आप किन कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है कोस्टल, दूसरी है लैंडलॉक्ड, थर्ड है नॉर्थ ईस्ट, और फोर्थ है यूनियन टेरिटरीज। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है या इंडिया का जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो बड़ा ही भिन्न है, बड़ा ही डिफरेंट है, और इस वजह से कोस्टल स्टेट्स जो हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं। इस वजह से 4 कैटेगरीज में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को बांटा है। करीबन करीबन हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 36 स्टेट्स एंड यूटीज की ये रैंकिंग होती है। किसी भी स्टेट को नहीं छोड़ा, ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल कोस्टल एरिया के रीजन के स्टेट्स के लिए नहीं है या इंटरनेशनल बाउंड्री वाले के लिए नहीं है, नहीं, ये फॉर ऑल द 36 स्टेट्स एंड यूटीज के लिए, फॉर ऑल द 36 स्टेट्स एंड यूटीज के लिए ये रैंकिंग है, राइट। अब इस रैंकिंग को 3 अवार्ड्स दिए गए हैं, वो ये समझिए। ये देखिए नाम में बहुत कुछ चीज है, राइट। कई बच्चों को लगता होगा कि यार सर नाम से क्या होता है, व्हाट्स इन द नेम, विलियम शेक्सपियर कह के गए, और जब उन्होंने कोट लिखा तो नीचे अपना नाम भी लिखा था, है ना। तो नाम में सब कुछ है, राइट। अगर आप किसी का नाम कुछ भी रखोगे, बस सपोज आज किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम गब्बर सिंह रखा, तो यार उसका बड़े होके उसको लोग चिढ़ाएंगे, या उसका नाम शैतान सिंह रखा। कई लोग रखते हैं, आज भी कई लोग रखते हैं, लेकिन पुराने लोगों के नाम ऐसे रखते थे। सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, राइट। तो पुराने जमाने में ऐसे नाम रखते थे। तो नाम में बहुत कुछ है कि वो नाम आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा सूचकांक होता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं कह रहा हूँ, बट ये अच्छी सोच है इसलिए हमें ये कहना बहुत लाजमी है। जैसे 2014 से पहले हमारे जितने भी एथलीट्स थे या हमारे जितने भी लोग थे जो किसी प्रकार से परफॉर्म नहीं कर सकते थे, हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, किसी को लकवा हुआ था या किसी को पोलियो हुआ था, तो हम उनको कहते थे विकलांग, राइट। वी यूज्ड टू कॉल देम विकलांग, बट दे वर नॉट विकलांग, राइट। अब वो विकलांग है तो यार ये तो अब उनकी जो प्रोसीजर है या जो उनका है इसलिए उनको विकलांग बोला गया, बट दे आर नॉट विकलांग। तो 2014 के बाद उनका नाम बदलकर क्या किया गया, दे आर द दिव्यांग, राइट। वो दिव्य अंगों वाले हैं। भाई वो भगवान ने बनाया है जैसा बनाया है, ठीक है। बीमारी आई है तो हम उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनको कुछ बोलेंगे नहीं या हम उनको ऐसा बोलेंगे। इंग्लिश में हम उनको कहते थे क्या कहते थे हम उन्हें इंग्लिश में, दैट वी यूज टू कॉल देम डिसेबल्ड, वी यूज टू कॉल देम डिसेबल्ड। क्या वो डिसेबल्ड है? अरे भाई वो किसी, हमने उस डिसेबल्ड का नाम चेंज करके क्या किया, डिफरेंटली एबल्ड, राइट। कि वो किसी और चीज में एबल है, वो दिव्यांग है, अदिव्य अंगों वाले हैं। तो नाम में बहुत कुछ है, और इसका फायदा देखा होगा आपने ओलंपिक्स में, हमारे पैरालंपिक्स में ज्यादा मेडल लेके आते हैं रेगुलर एथलीट से। मैं किसी को कंपैरिजन नहीं कह रहा हूं कि यार देखिए आप तो पहले ऐसा ला रहे हैं, वो नहीं, पर एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है। तो सेम अगर हम ये कहें कि भाई टॉप परफॉर्मर्स, मिडिल परफॉर्मेंस, और हम किसी को बोले कि ये तो बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, लूजर्स, तो एक लूजर बोलने से स्टेट की भी तो ईगो हर्ट होती होगी, राइट और रॉन्ग। इस वजह से हमने नाम क्या रखा, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स, ताकि आपको ये ना लगे यार हम पिछड़े हुए हैं। इसका एक लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप रियलिटी नहीं बोलोगे तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा, बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो अचीवर्स इज द फर्स्ट कैटेगरी जो अपने स्टेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अगर कोस्टल एरिया के स्टेट्स की बात करूं तो ये 4 राज्य सबसे बेस्ट कर रहे हैं। फास्ट मूवर मतलब जहां पर प्रगति तेज हो रही है, आने वाले समय में इंप्रूव करेंगे, वो है केरला,
दूसरा है महाराष्ट्र। और एस्पायरर्स जहां पर अभी तक ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन कुछ अच्छा करने की गुंजाइश है, वो करना चाहिए, वो है गोवा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। कि यहाँ के कोस्टल एरियाज को और अपने जो लॉजिस्टिक्स एरिया हैं उसको समझना होगा, उसको और अच्छा करना होगा। सेम अगर हम बात करें लैंडलॉक्ड एरियाज में, तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स जो हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट मतलब होता है जो किसी पानी से नहीं जुड़े हुए, किसी कोस्टल एरिया से नहीं जुड़े हुए, है ना, किसी स्टेट्स के बीच में। उसमें टॉप परफॉर्मर्स कौन है? हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। फास्ट मूवर्स कौन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। और एस्पायरर्स कौन है जिनको और मेहनत करने की जरूरत है? वो है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमने बहुत पहले एक और संज्ञा दी थी, एक और नाम लिखा था जिसका नाम था बीमारू। हमने कहा था ये बीमारू राज्य हैं, इनको सुधरने की जरूरत है। अब ये किस व्यक्ति ने कहा, किस संदर्भ में कहा, लेकिन बीमारू जो वर्ड था ये किसके लिए था? बी स्टैंड्स फॉर बिहार, एम स्टैंड्स फॉर एमपी मध्य प्रदेश, आर स्टैंड्स फॉर राजस्थान एंड यू स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश। तो ये चार राज्य मिलकर बनते थे बीमारू। तो हमने इनको क्या कहा? ये चार राज्य तो बीमारू स्टेट्स हैं, ये बीमार है, अब इनको ठीक होना है। अब आपने किसी स्टेट को बीमारी कह दिया है तो स्टेट को क्या लगता है? वाह, फिर भाड़ में जाओ भाई, हम बीमारी हैं तो हम क्यों सुधरें? तो कभी कभी नशेड़ापंथी भी आ जाती है इसमें, राइट। तो बीमारू भाषा या बीमारू वर्ड कहना ये बड़ा गलत बात होती है किसी भी स्टेट के लिए। तो अभी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं भाई, आप एस्पायरर्स हैं, भाई आप करना चाहते हैं, बट कहाँ तकलीफ आ रही है? पैसों की कमी आ रही है, हम देते हैं। या आपको किसी गवर्नेंस में कोई इशू आ रहा है, हम आपको देते हैं। आपको क्या चाहिए? फैक्ट्री लगानी है तो हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, आप वहां लगाओ। दिस इज हाउ द नेम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बात करें तो सबसे पहला आसाम बहुत अच्छा कर रहा है, सिक्किम उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है, और त्रिपुरा। दीज थ्री आर दी टॉप अचीवर्स। फास्ट मूवर्स में कौन है? अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। वहीं पे एस्पायरर्स में कौन है? मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। ये चीज है। दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। यूटीज में अगर हम बात करें तो यूटी में सबसे बेस्ट लॉजिस्टिक्स किसकी है? चंडीगढ़ एंड दिल्ली। उसके बाद जो है फास्ट मूवर्स में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी है। एस्पायरर्स में दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये एस्पायरर्स हैं। न्यूली मेड यूटीज हैं तो रिसोर्सेज का भी इनके पास थोड़ा अभाव है, बट दे आर दी एस्पायरर्स, दे वांट टू गुड in that thing, right? They want to do good in this thing. That's why they are the fast performers. अगर आप चाहें तो एक बार अचीवर्स के आप लोग लिख सकते हैं कि कोस्टल में अचीवर्स कौन है, लैंडलॉक्ड में अचीवर्स कौन है, नॉर्थ ईस्ट में अचीवर्स कौन है, एंड यूटी में अचीवर्स कौन है, ये आप लिख सकते हैं, राइट। क्या है ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया एलपीआई क्या है और इंडिया उसमें कहाँ स्टैंड आउट करता है, इसको समझ लीजिए। एलपीआई जो है, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 2007 से ये लेके आ रहा है इंडेक्स, जिसमें ये कंट्रीज आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दे फेस इन देयर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेड लॉजिस्टिक्स, राइट। तो ट्रेड लॉजिस्टिक्स को जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो बॉटलनेक्स हैं उसको इम्प्रूव करते हुए कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें ये काम करता है, राइट। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस, वो रैंकिंग जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं आई है। उसका पीछे का कारण है, मुझे एंटी नेशनल मत बोल दीजिएगा, बट उसके पीछे का कारण है वो समझिए। पहला, अगर आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स जंप आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपको बड़ा अच्छा दिखेगा कि भाई जो फर्स्ट रैंकिंग्स हैं वो सिंगापुर जो है, इट्स द फर्स्ट रैंकिंग जहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो परफॉर्मिंग है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद फिनलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूएस, ये इनकी। चाइना जो है वो 19th नंबर पर आता है, इतना अच्छा उसका है, राइट। तो ये सारी कंट्रीज है। वेयर इज इंडिया इन द एलपीआई रैंक? इंडिया को अगर आप देखेंगे तो 2018 और 2023 में अगर आप कंपेयर करेंगे, दिस इज इंडियाज, राइट। तो अगर आप एलपीआई रैंक देखेंगे 2018 में इंडिया 44 थी और 2023 में 38 पे आई है। तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, 38th पे आया है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा
कि 44 से 38 पे आया है तो करीबन 6 रैंक्स का जंप हुआ है, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। 2023 में ये जो रैंक थी ये करीबन करीबन हम लोगों के 139 कंट्रीज में से ली गई थी, और 2018 में जो रैंक थी वो 160 कंट्रीज में थी, राइट। तो वो मोर और लेस सेम ही है, और इंडिया का एलपीआई इंडेक्स करीबन यही चल रहा है। इंडिया का जो अभी मेन गोल है वो है टॉप 20 के अंदर आना, इसीलिए इंडिया इतनी मेहनत कर रहा है कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से इट इज़ वेरी कॉस्टली सेक्टर, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि इंडिया चाहता है कि वो टॉप 20 में आए, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स, ईज़ ऑफ ट्रेड, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकें, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द टेम्पो सैटेलाइट। ये कोई टेम्पो से जुड़ा हुआ कोई सैटेलाइट नहीं है, दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक। नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्पो सैटेलाइट, राइट। व्हाट इज दिस टेम्पो सैटेलाइट गोज फॉर? टेम्पो सैटेलाइट का फुल फॉर्म है, अगर आप देख सकें, दिस इज द ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन सेंसर, TEMPO, पॉल्यूशन का PO है। तो टेम्पो सैटेलाइट इसमें बनाया गया है। इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को मॉनिटर करने के लिए है, जिसका मेन काम है यूएस और कनाडा के अंदर, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, स्पेशली यूएस और कनाडा के अंदर पॉल्यूशन को ट्रैक करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। आपसे पूछा जा सकता है, टेम्पो सैटेलाइट हैव बीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कैन बी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, या किस चीज को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दो क्वेश्चन है, और किसने लॉन्च किया है? पहला इट इज लॉन्च्ड बाय नासा, एंड व्हाट इट इज लॉन्च्ड फॉर? टू स्टडी पॉल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका, नॉट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, राइट। नासा का टेम्पो उपग्रह ट्रोपोस्फेरिक उत्सर्जन प्रदूषण सेंसर की निगरानी, भूस्थैनिक कक्षा में एक ग्राउंड ब्रेकिंग पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रदूषकों की प्रति घंटा माप प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काकरापार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर, बड़ा ही शानदार न्यूक्लियर रिएक्टर। 4 का मतलब यहां पर है फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट क्या है भाई इसमें फोर्थ यूनिट में, अब ये समझिए, राइट। काकरापार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है, दिस न्यूक्लियर रिएक्टर इज प्रेजेंट इन गुजरात, राइट, दिस प्रेजेंट इन गुजरात, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो नेचुरल सी बात है कि इसका यूज किसके लिए आता होगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज इसका होता होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये गुजरात में लोकेटेड है। अब अगर आप इसके बारे में समझेंगे तो व्हाई दिस वाज इन न्यूज, इसको समझते हैं। काकरापार न्यूज जो है, सो द फोर्थ यूनिट ऑफ द काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कैप 4 इन गुजरात with a capacity of 700 megawatt achieved criticality। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को किसी एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या वो उस लेवल पर सर्वाइव कर पाएगा, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उसको कंटिजेंसी प्लान क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, ये होता है क्रिटिकलिटी, राइट। तो क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, विच इज मार्किंग द इनिशिएशन ऑफ कंट्रोल्ड रिएक्शन, राइट। तो ये बड़ा ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको बनाया गया है। तो ये अब ये भी इसको आप कह सकते हैं कि काकरापार फोर्थ यूनिट है, अब इसको भी फंक्शनल किया जाएगा। 3 ऑलरेडी चल रहे हैं, फोर्थ विल बी फंक्शनल, राइट। द काकरापार फैसिलिटी जो गुजरात में मौजूद है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, इज द लार्जेस्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर built by NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL द्वारा बनाया हुआ इंडिया का सबसे बड़ा इंडिजीनियस पावर प्लांट है। बाहर का नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा नहीं है, इंडिजीनियस सबसे बड़ा है, भारत में निर्मित, भारत द्वारा निर्मित। इंडिजीनियस का मतलब होता है भारत द्वारा निर्मित, और यही अगर आप देखेंगे तो हमने इसको इसीलिए हिंदी में भी सेम चीज लिख रखी है, काकरापार सुविधा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित सबसे बड़ा स्वदेशी परमा ऊर्जा
रिएक्टर है, राइट। और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में समझना। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि पूरे इंडिया में न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ कहाँ है, इसको भी देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इसका जिक्र हुआ था, तो ये मैंने इमेज वहीं से ली है इंडियन एक्सप्रेस में से। तो ये कहाँ कहाँ है इसको देख लेते हैं बच्चों। एक बार मैप में आप थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये जो है ये कहाँ कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज इन दी नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। इट इज इन वन इज इन उत्तर प्रदेश, राइट। सो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, ये आप लिखते रहिएगा कि कहाँ कहाँ है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कोटा राजस्थान में है, राइट। ये फर्स्ट। सेकंड इज इन राजस्थान। थर्ड कहाँ है, दिस इज इन गुजरात, जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज इन तापी। तापी रिवर के पास है गुजरात में, जहां जिसका नाम है काकरापार, जो हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ है, बोईसर महाराष्ट्र में मौजूद है। देन नेक्स्ट इज इन कर्नाटक। फिफ्थ इज इन कर्नाटक, जिसका नाम है काइगा जनरेटिंग स्टेशन, ये काइगा में है, राइट। देन उत्तर प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर हमारा 6th एंड 7th न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, राइट। तो 6th एंड 7th न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर क्या है, कलपक्कम, एक दो है यहाँ पे मौजूद, ये ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में दो हैं, एक है कलपक्कम तमिलनाडु और दूसरा है आपका कोडानकुलम तमिलनाडु, जिसका नाम है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट एंड कोडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ध्यान दीजिएगा, इन स्टेट्स के अलावा और कहीं नहीं है, तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत के अंदर मौजूद हैं जो फंक्शनल है। और हम लोग बना रहे हैं इंडिया में, जिसमें जो सबसे सेफेस्ट है वो सेफेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है हम लोगों के कोडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो तमिलनाडु में है। ये रशिया की मदद से बनाया गया है और इंडिया इसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसका नाम है रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट। सो बच्चों, इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आज यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं या कोई टॉपिक्स आपको लगता है कि इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट था जो नहीं समझ में आया है, तो ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक खूब मस्ती कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे इसी समय अगले वीक, अगले संडे को। थैंक यू सो वेरी मच।